हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एज एकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने बिजनेस स्ट्रेटजी पे या बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने क्लास 12 के चैप्टर 1 पे पूरा बात कर ली। चैप्टर 2 में चल रहे हैं, तो चैप्टर 2 का जो है एक्चुअली मेरा थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर अच्छे से पूरी बात कर ली है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है आपको पता है। हम लोगों ने नेचर्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो हमें जो पढ़ना है वो है आज हमारा फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्यूल है कौन और उसके प्रिंसिपल जो अप्लाइड हुए हैं कंपनी में, क्या वास्तव में उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर है तो हमें पढ़ना चाहिए। तो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, तो कहाँ से आ सकते हैं, ये सारी बातों को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने सारी बातें कवर कर ली थी, ठीक है। आज हमारा जो था, हमारा आज था फ्यूल के बारे में जानना था, ठीक है। तो फ्यूल जो थे, इनका पूरा नाम तो आप जान ही गए होंगे, हेनरी फ्यूल नाम था इनका। इनका नाम पूरा था हेनरी फ्यूल, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो इनके बारे में। ये क्या थे ना कि ये किसी कंपनी के ना मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ ना कि कोल माइनिंग एक कंपनी, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कोल माइनिंग एक कंपनी थी जहां पर ये क्या थे, एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे। क्या थे? मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो कोल माइनिंग कंपनी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस पे नहीं थी, ना तो ज़्यादा इतना प्रॉफिट अर्निंग थी, ना तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया ना, फ्यूल भाई साहब ने क्या किया ना, इन्होंने क्या किया ना, अपने खुद के अनुभव यानी कि आर्ट जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ को कंपनी में उन्होंने लगाया। कंपनी में लगाया, अपना पूरा इंप्लीमेंट किया। और उस इंप्लीमेंट करने के बाद जो आफ्टर 30 ईयर्स जब वो रिटायर हुए थे, 30 साल के बाद जब वो रिटायर हुए हैं आफ्टर 30 ईयर, कंपनी क्या हो गई इतने लीडिंग कोल स्टील कंपनी। मतलब कहने का ये है कि फ्यूल भैया ने जब कोई प्रिंसिपल सारा इम्प्लाइड कर दिया था, अपने सारे अनुभव लगाए, वो सारे एक्सपीरियंस उनके एकदम सेटल थे, एकदम काम आ रहे थे। और कंपनी 30 साल के बाद जब रिटायर हुए, कंपनी को उन्होंने छोड़ा, तो उस वक्त कंपनी जो थी ना, बहुत ही स्ट्रांग कंपनी मानी गई, जिसके स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जिसका पैसा बहुत ज़्यादा था, जिसका डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फ्यूल ने अपने जो 14 प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किए थे, उसके प्रिंसिपल को आज हर बिजनेसमैन क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल अप्लाइड किया था उसने, वो हमेशा सक्सेस थे। इस वजह से उस प्रिंसिपल को हम अप्लाइड करते हैं कंपनी में, तो हमारे प्रिंसिपल क्या होंगे, अच्छे माने जाएंगे और हमारी कंपनी क्या करेगी, सर्वाइवल ग्रोथ पर आ जाएगी। तो यही जानना है कि फ्यूल के वो 14 प्रिंसिपल क्या है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो फ्यूल देख लो, पूरा नाम इनका हेनरी फ्यूल था। इनके जो प्रिंसिपल बने हैं वो टोटल कितने प्रिंसिपल बने हैं, तो आप बोलोगे टोटल 14 प्रिंसिपल हैं। वो किस पर बेस्ड बनाया है, तो केवल और केवल मैनेजमेंट पर, कि बिजनेस को कैसे संभालते हैं, बिजनेस को कैसे रन करते हैं, बिजनेस चलाते हुए कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, सारी बातों पर फ्यूल ने बताया है। तो वो 14 प्रिंसिपल हमको आज देखने हैं, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, ठीक है। चलो, तो 14 प्रिंसिपल जो फ्यूल के हैं, आप यहां देखो इस चीज को। चलो, सबसे पहले उन्होंने जो प्रिंसिपल बताया है, उन्होंने बोला डिवीजन ऑफ वर्क है। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क है, फिर अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिटी ऑफ कमांड है। ऐसे करके उनके 14 प्रिंसिपल है जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो आता ही होगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल है, इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो आज एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारा, देखो लिखा है आपके सामने, डिवीजन ऑफ वर्क। चलो, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां पे समझ लेना पहले अच्छे से। चलो, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है पहले समझो, फिर आपको मैं ग्राफ पे समझाऊंगा। डिवीजन ऑफ वर्क। चलो, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क amongst वर्कर। कहने का मतलब यह है कि काम जो आप कंपनी के अंदर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको वर्कर की जरूरत पड़ती है। तो जो वर्कर आप हायर कर रहे हो, वो वर्कर किससे स्पेशलाइज्ड है, किस चीज में एक्सपर्ट है, उस हिसाब से आप उसको काम दोगे ना। ऐसा तो नहीं कुछ भी काम दे दोगे। कुछ भी काम दे दोगे तो आपकी कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी। यही तो फ्यूल ने बोला कि जो व्यक्ति जिस चीज का एक्सपर्ट हो उसको वही काम दोगे, तो वो काम बहुत बेस्ट और बहुत इफेक्टिव और बहुत एफिशिएंट तरीके से काम को करेगा। तो कहने का मतलब यहीं पर यह बात निकली कि जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वर्क को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो आप किस पर बेस करोगे, तो एक्सपर्ट या स्पेशलाइजेशन देख के करोगे कि वो बंदा किस चीज में स्पेशलाइजेशन है। दूसरी बात, या वो किस चीज में एक्सपर्ट है।
वो किस चीज में एक्सपर्ट है, या फिर आप देखोगे उसने प्रॉपर किस फील्ड में अच्छे से क्या की है, ट्रेनिंग की है, या फिर आप देखोगे कि वो किस चीज में ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल है। अच्छा, स्किलफुल का मतलब ये यहाँ पे ये समझने वाली बात आ गई। स्किलफुल मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे, आप देखो इस चीज को, चलो देखो। स्किलफुल का मतलब मेरा यहां से ये है कि अगर वो बंदा काम बहुत अच्छा कर रहा होगा, इसका मतलब वो इफेक्टिव होगा, वो इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी होगा। और आपको पता है इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कम से कम समय में काम करना, मिनिमम टाइम। अब जो वर्कर सबसे कम टाइम में काम करेगा उसी को तो बोलेंगे वो बंदा इफेक्टिव है। और ऐसा व्यक्ति जो कम से कम रिसोर्सेज में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना कर दे दे। मतलब अगर आप चाहता है कंपनी का मैनेजर अगर मैं होता तो मैं आपसे कहता कि देखो डियर, ऐसी बात है कि क्या आपको मैं एक बुक और एक कॉपी दे दूं तो क्या पूरी 12th का सिलेबस खत्म कर सकते हो क्या, पूरे 12 महीने के अंदर? तो आप बोलोगे हाँ सर 12 मंथ के अंदर कर सकते हैं, लेकिन एक बुक और एक कॉपी में हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं बोल सकता हूँ आप इफेक्टिव तो हो, कम से कम समय में पढ़ ले रहे हो, लेकिन आप एफिशिएंट नहीं हो क्योंकि और मुझसे कॉपियां मांग रहे हो, कॉपी वगैरह और मुझसे मांग रहे हो। अगर आप ना मांगो तो इसी तरह वर्कर जो होता है कंपनी का, मैनेजर उसे एक टास्क देता है कि आपको इतने रिसोर्सेज में इतने आउटपुट बनाने हैं। अगर उसमें वो बना लेता है तो उसको एफिशिएंट बोला जाता है। ऐसा नहीं कि जानबूझकर उसको नीचा दिखाने के लिए हम कुछ थोड़ा सा रिसोर्स, एक एप्लीकेबल रिसोर्स देंगे ताकि उसमें क्या कर सके ना, वो गुड्स को बना सके। तो मतलब कह सकते हो जो मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में अच्छा गुड्स बना सके, उसे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट का दूसरा नाम होता है यूटिलाइजेशन, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप समझ गए होंगे यहां पर कि फ्योल ने ऐसा क्यों बोला, फ्योल ने ऐसा क्यों बोला है आपसे, आप समझो यहां पे देखो। चलो, फ्योल ने आपसे ये चीज बोला कि भैया जो डिवीजन ऑफ वर्क है ना, जो डिवीजन ऑफ वर्क है, आपको जो करना है डिस्ट्रीब्यूट करिए काम को, लोगों के वर्कर के बीच में काम को बांटिए, लेकिन कैसे बांटना है, तो उनके स्पेशलाइजेशन, उनके एक्सपर्ट, उनके ट्रेनिंग स्किल, ये सब चीजों को देख कर बांटना है। अगर किसी को कोई भी काम दे दोगे ना, वो काम क्या हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो यही चीज यहाँ पे फ्योल भैया ने बोला है, देखो कि अगर आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी ना, सर्वाइवल हो जाएगी, मार्केट में टिक जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी, और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा होगा। और ऐसा करने से कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा, अच्छा होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? डिवीजन ऑफ वर्क करने से और क्या फायदा है? तो आप ये बोलोगे अगर काम को सही व्यक्ति को सही जगह दोगे काम, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, तो जाहिर बात है उनके काम में क्या होगा ना, कोऑर्डिनेशन भी होगा। क्या होगा? क्योंकि हर कोई अपने काम में क्या एक्सपर्ट है, वो अपना काम करेगा, तो लड़ाई झगड़े होने के चांस ही नहीं है, कोऑर्डिनेट करके चलेगा। फिर दूसरी बात हमने ये देखा कि अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो साथ में क्या वो अपना पर्सनल ग्रोथ, खुद का ग्रोथ नहीं कर सकते क्या? पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये हो गया डियर, समझो, पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर वो बंदा एक्सपर्ट है, काम अच्छा करेगा, तो कंपनी तो सर्वाइवल हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ेगी। जैसे कंपनी का ग्रोथ होता जाएगा ना, पर्सनल आपका भी क्या होता जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है? हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, समझ रहे हो सकता है प्रमोशन मिल जाए। अब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो आपको बोनस वगैरह फेस्टिवल में दे देगी, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने लग जाएगी, आपके बच्चों के एजुकेशनल प्रमोट करने लग जाएगी। ऐसा करके डिवीजन ऑफ वर्क करने से हमारा साथ में ही कंपनी का भी क्या होता है, फायदा, कंपनी के साथ साथ हमारा भी क्या होता है, फायदा। ऐसा डिवीजन ऑफ वर्क में फ्यूल भैया ने पूरी बात हमें अच्छे से बता दी। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पूरी बातें मैंने आपको बता दी कि डिवीजन ऑफ वर्क जो डिपेंड करता है आपका किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे वो डिपेंड करता है आपके स्पेशलाइजेशन पे, एक्सपर्ट पे। जो जैसा काम करने के लायक उसको वही काम दोगे तो काम हमेशा अच्छा हो। ठीक है, चलो दूसरी बात देखते हैं, दूसरा प्रिंसिपल। अब देखो दूसरा प्रिंसिपल ये लिखा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा समझते हैं इसको कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। चलो तो देखते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा भागना नहीं है, पूरा डिटेल में लेके चलोगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। भैया अथॉरिटेबल पर्सन उसी को बोलेंगे जो पावर है, पावर टू टेक डिसीजन। मतलब उस पावर का जिसके पास अथॉरिटेबल है, अगर उसके पास कोई पावर है, उस पावर का अगर वो यूज नहीं कर पा रहा है तो उसे अथॉरिटेबल पर्सन कैसे बोलेंगे? तो अथॉरिटी तो उसी को बोलेंगे ना जिसके पास पावर, उस पावर को क्या करे, यूज कर सके। यूज करने का मतलब ये है कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो कंपनी के साथ साथ मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसको सोशल ऑब्जेक्टिव पर भी और आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि केवल वो कंपनी का ही मोटिव देखे, पावर मिल गई ऐसा मतलब ये नहीं केवल अपनी ही तरक्की करो, ठीक है। कंपनी में जो काम होते हैं वो सोशल को देखकर भी काम करने चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि जिसको पावर मिल रही है उस पावर को सही यूज करना भी आना चाहिए। अथॉरिटेबल मतलब क्या होता है, अगर इनको कोई टास्क मिला है तो टास्क कौन देगा आपको। सबसे पहली बात तो आपको ये पता हुआ यहाँ पर कि भैया अथॉरिटेबल कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बोलोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ऊपर होता है। फिर ये अपना पावर किसको देते हैं, तो आप बोलोगे अपना पावर कुछ मिडिल को देते हैं। फिर ये अपना पावर किसको देते हैं, तो आप बोलोगे लोअर मैनेजमेंट को। भैया पूरा काम टॉप तो नहीं कर सकता, इतना ज्यादा बर्डन होता है कि अपना पावर इसको देता है और ये पावर इसको देता है। एक्चुअली ये तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये भी समझाऊंगा मैं अच्छे से, आप समझो, ठीक है। तो मिडिल में आ गया, लोअर में आ गया और ये आ गया। तो जिम्मेदारियां जब बढ़ती है ना तो काम को क्या करते हैं ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पावर मिल रहा है उसका मिसयूज करो, मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज करने से क्या होता है ना तो आपका ही भला हो पाएगा ना तो उन्हीं का हो पाएगा, है ना। तो कोशिश ये करें कि पावर का मिसयूज बिल्कुल ना करें। चलो देखो, तो अथॉरिटी समझ में आ गया। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। किसी भी काम को करने के लिए जो आप निर्णय लेते हो, जो डिसीजन लेते हो, वो कहाँ से मिलता है, तो पावर से। पावर है तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो आप नहीं ले पाएंगे। तो कैसे ले सकते हो, तो टास्क जो उसको कंप्लीट करना है ऑन टाइम, टास्क को जो करना है कंप्लीट करना है, कंप्लीट ऑन टाइम, समय पे करना है, तो उसके लिए आपके पास पावर होना चाहिए, ताकि आप अपने जूनियर से, अपने आप जूनियर से या आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे, सबॉर्डिनेट जानते हैं ना, जो आपके नीचे काम करते हैं, कलीग वगैरह आपके साथ होते हैं, आपके नीचे जो कोवर्कर काम करते हैं उनको हम सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं। अगर उनसे काम कराना है तो आपके पास अथॉरिटी होना जरूरी है। विदाउट अथॉरिटी आप किसी को कोई चीज़ कह नहीं सकते। जैसे मान लो मैं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह चलाता हूँ, वहाँ बच्चों को बोल देता हूँ कि आपको ये काम करना है। अगर मेरे पास अथॉरिटी ना होती, अगर मैं उनको कहता तो मेरा सुनते ही नहीं। भैया एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, कहाँ कोई सुनता है, नहीं सुनता ना। वही चीज़ें हैं कि अगर जिसके पास अथॉरिटी है, अगर उसने कोई चीज़ बोली, वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात ये समझ में है कि देखते हैं कि अथॉरिटेबल तो ठीक है, आई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपको अगर कोई काम मिला है तो आपको उसको काम का क्या होना पड़ेगा ना, आंसरेबल होना पड़ेगा। आंसरेबल मतलब होता है भैया, अगर आपको कोई भी टास्क मिला है तो अगर कोई टास्क मिला होगा तो जाहिर बात ऐसा तो है नहीं कि आप जीवन भर काम करने को मिला होगा, तो आपको वो काम मिला होगा करने को विथ इन टाइम, मतलब समय के अंदर काम करने को आपको मिला होगा। अगर आपने इस काम को कंप्लीट कर लिया, अगर आपने इस काम को कंप्लीट कर लिया, विथ इन टाइम कर लिया, तब तो आप क्या कहलाओगे, इफेक्टिव। क्योंकि भैया कम समय में जो काम वर्कर कर लेता है उसको हम इफेक्टिव बोलते हैं। तो आपने काम को समय पे कर लिया तो आप तो इफेक्टिव कहलाओगे। लेकिन एक बात बताओ, जो आपको जिम्मेदारी मिली थी वो काम आपने कर लिया तो आप क्या हो गए, आपने बोला भैया आपने जो मुझे काम दिया था मैंने कम कर लिया, तो मैं आंसरेबल क्यों हूँगा, मैं आपका जवाब क्यों दूँ, मैंने आपके सारे काम तो कर लिए, आपको मैंने दे दिए। आंसरेबल तो मुझे तब होना पड़ता जब आप मुझे टास्क देते और उस टास्क को मैं समय पर क्या ना कर पाता, कंप्लीट नहीं कर पाता तो, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, फिर आप अगर काम को समय पे कंप्लीट नहीं करोगे तभी तो आपके ऊपर आपका सुपीरियर होगा जो अथॉरिटेबल होगा, फिर आपको प्रेशर करेगा, आपको कहेगा एक बात बताओ, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है कि मुझे काम कराने के लिए मुझे पावर मिला है आपसे, मतलब मुझे अथॉरिटी मिली है, मुझे क्या मिली है, अथॉरिटी मिली है। फिर मैंने आप में से किसी एक को अथॉरिटी दी, पावर दी काम कराने को, आप टाइम पे काम नहीं करोगे तो आपके सुपीरियर जो पावर है जिनके पास, वो आपसे कहेंगे भैया आप काम टास्क पे कंप्लीट करो, वरना हमें क्या होगा ना, ये इनको आंसर देना पड़ेगा, आंसरेबल हो जाएंगे, आंसरेबल हो जाएंगे और ये इनके आंसरेबल हो जाएंगे। तो आपको यहां से एक बात और समझ में आ गई कि भैया जो अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है, और जो आंसरेबल होता है वो हमेशा बॉटम टू टॉप चलती है। मतलब कहने का मेरा ये है, अगर किसी को जवाब देना होगा तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको जवाब नहीं देगा, ये इसको जवाब देगा, ये इसको जवाब देगा। इसलिए टॉप क्या चलता है, बॉटम टू टॉप चलता है, आंसर देना। भैया मैं आपको दूंगा आप उसको दोगे, मालिक से थोड़ी ना आप कोई जवाब पूछता, नहीं पूछता। लेकिन जो पावर है हमेशा ऊपर से चलेगी, ऊपर वाला जिसको देना चाहेगा उसी को पावर देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपको समझ में आ गया कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हमारे फ्यूल भैया ने बना के गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से, पावर का सही जगह सही इस्तेमाल करने से, और जो वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता है वहाँ के जो काम है ना, वर्क जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाता है।
जिससे कंपनी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। और पावर का अगर सही यूज हो रहा है, पावर का अगर सही यूज हो रहा है तो आप बोलोगे उस कंपनी का ग्रोथ होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रोथ भी होगा तो आप बोलोगे सर सर्वाइवल भी होगा, सर्वाइवल होगा तो प्रॉफिट भी होगा। एक चीज़ और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भैया मान लो अगर आपको अथॉरिटी है आपके पास, तो आपको अथॉरिटी अगर आपके पास है तो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक लास्ट में होता है आपको सोशल पर्सनल हो गया, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के भी पावर जो मिले हैं आपको जो पावर का यूज़ करना है इन तीनों को देखते हुए यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप बस केवल अपने लिए यूज़ कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के अंदर नहीं रही तो आप बोलोगे कोई अपना काम सही से करेगा ही नहीं, पावर का गलत यूज़ होगा तो कंपनी का मैनेजमेंट गंदा हो जाएगा, मैनेजमेंट गंदा हो जाएगा तो कंपनी इनफॉर्मल से इनफॉर्मल बन जाएगी। लेकिन कंपनी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से होती है, दोनों में सर्वाइव करती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से फॉलो नहीं होता वहाँ पे काम जो है, वर्क जो है वो ऑन टाइम नहीं होगा। ऑन टाइम नहीं होगा तो आप कहोगे जो आप ग्रोथ जो सोच रहे हो, जो सपने पूरा करना चाह रहे हो, वो समय पे ही नहीं होगा। तो कोई भी कार्य करें तो समय पे करें, उसी में आपकी तरक्की है, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आ गया कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और इसके होने से क्या क्या फायदे हैं। चलो फिर अगला देखते हैं हम लोग। चलो, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास तौर उन बच्चों के लिए जिनको आगे भविष्य बनाना है, उनको डिसिप्लिन तो रहना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस में डिसिप्लिन क्या होता है आप समझो थोड़ा सा, ठीक है। चलो डिसिप्लिन क्या होता है आप देखो। ना भाई मुझे भी लगा कुछ मिस हो रहा है। चलो डिसिप्लिन मतलब आप समझ रहे हो ना, तो आपको सबसे एक सिंपल सा वर्ड बताता हूँ डिसिप्लिन मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक डूइंग ऑफ वर्क, ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रोसेस, या आप कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे को एक बात बताओ, जो बंदा या जो वर्कर अच्छा खासा स्किलफुल होगा, स्किलफुल मतलब जानते हैं ना आप, जो अपने काम में एक्सपर्ट होगा, जो इसने बढ़िया ट्रेनिंग ली है, जिसको हर चीज़ का अच्छा नॉलेज है, जो अपने काम को जो उसको वर्क मिल रहा है उस वर्क में वो वर्क स्किल है, उसके पास एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, वो काम को अच्छा करेगा। भैया काम को अच्छा तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वो बंदा एक्सपर्ट है तो उस काम को स्टेप बाय स्टेप करेगा, एक सही तरीके से करेगा। उसे अगर नॉलेज ही नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप करेगा ही नहीं। अब सोचो जिसको नॉलेज ही ना हो, जिसको किसी गुड्स को लेकर अगर नॉलेज ही ना हो या किसी भी वर्क को लेकर नॉलेज ही ना हो, वो तो केवल एक डिस्टर्बेंस एलिमेंट है ना कंपनी के अंदर का। क्या है? डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, मतलब वो तो परेशान करेगा लोगों को, अपना काम भी नहीं होने देगा, दूसरे का भी नहीं होने देगा। तो इस तरह मैनेजमेंट क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाता है। तो कहा जाता है कि कंपनी के अंदर अगर सारे वर्कर नहीं, अगर सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगर सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर अपना काम सही तरीके से करने लग जाए और उस काम को एक प्रोसेस में करे, काम में डिले नहीं होना चाहिए, ऑन टाइम पर आए, अगर सारे वर्कर कंपनी में ऑन टाइम आएंगे और अपने टास्क को अगर वो कंप्लीट करेंगे, ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे, तो आप कहोगे वो डिसिप्लिन है। वो क्या है? डिसिप्लिन है। और कहा जाता है एक चीज़ और फ्यूल भैया ने बोल गए हैं, फ्यूल और एक चीज़ बोल गए हैं, डिसिप्लिन होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने मैनेजर की बातों को सुनना होता है। मैनेजर की बातों को सुनोगे, मैनेजर जो आपको टास्क दे उस पर आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिलीव या तो ट्रस्ट, ठीक है, आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है जो मैनेजर ने बोले हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, कंपनी के अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई कमिटमेंट कर दिया है कि भैया ऐसा ही टास्क पूरा होते ही आपको बोनस मिलेगा या आपको कमीशन मिलेगा, तो उसको वो काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेगा तो इसका मतलब वहाँ का टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसिप्लिन नहीं है, अपने वादों को पूरा नहीं करते, वो इनडिसिप्लिन कहलाएगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन इनडिसिप्लिन हो जाता है फिर वहाँ पे सिस्टमैटिक तो भूल जाओ, वहाँ पे सिस्टमैटिक काम होने के तो कोई चांस ही नहीं है। वहाँ पे ओबे भी नहीं होगा, मतलब अपने सुपीरियर की बातों को भी नहीं मानेंगे।
और वहाँ पे उनको क्या नहीं होगा, उनको आपस में ट्रस्ट भी नहीं होगा। अगर ये तीनों चीज़ें गायब हो गई तो आप मेरे को बताओ, क्या वर्कर वहाँ पर पूरी ईमानदारी से काम करेगा? तो आप बोलोगे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि उसको पता चल गया मेरा यहाँ ग्रोथ तो दिख ही नहीं रहा है, कंपनी का छोड़ो, मेरा अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ यहाँ नहीं दिख रहा है, प्रमोशन होता नहीं है, ट्रांसफ़र कर नहीं रहे हैं, और जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको निभा नहीं रहे हैं। तो आप बोलोगे जब कंपनी के अंदर कुछ काम सही तरीके से हो ही नहीं रहा है, सब इनडिसिप्लिन वे में हो रहा है, तो वहाँ वर्कर भी नहीं टिकना चाहेगा, और वहाँ जब वर्कर नहीं टिकेगा तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से मार्केट में प्रोवाइड नहीं होंगे। फिर वर्कर अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, इसका मतलब वो बना ही नहीं रहे, बनाएंगे नहीं तो प्रोवाइड नहीं होगा, अब प्रोवाइड नहीं होगा तो पूरी कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज पे तो डिपेंड होती है। फिर आप कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई नहीं करोगे, मनी ऑफ सप्लाई बंद हो जाएगा, आप डिजॉल्व हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? डिजॉल्व हो जाओगे। इसका मतलब मेरा ये कहना था कि अगर आप डिसिप्लिन है, कंपनी में अगर आप डिसिप्लिन है, तो आपका सबसे बढ़िया फायदा एक तो ये होगा कि आपका जो वर्कर है वो क्या होंगे? इफेक्टिव होंगे। क्या होंगे? इफेक्टिव होंगे, और क्या होंगे? एफिशिएंट होंगे। ठीक है, इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट होंगे। दूसरी बात, बार बार वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो किया है तो आपका ग्रोथ तो होना ही होना है, आपका डेवलपमेंट तो होना ही होना है, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप डायनामिक इन्वायरमेंट को झेलने की शक्ति है आपके अंदर। डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? भैया आप डिसिप्लिन होंगे, इसका मतलब अपने कामों में आप एक्सपर्ट हैं। तो कल कोई भी कंपनी में अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ जाए, कहीं कहीं नए रूल रेगुलेशंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पैनिक होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे अपने जो मेरा वर्क था उस पर मेरे को अच्छा खासा एक्सपर्ट है। थोड़ा सा अगर चेंजेस आ रहा है तो हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट है। भैया थोड़ा सा बदलाव नहीं आया, जीवन भर वही काम करोगे तो भी तो मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा नया नया टास्क आएगा उस काम को लेकर, जैसे मान लो आप पहले से परचेज मैनेजर थे तो आप हमेशा 10 साल से वही काम कर रहे हो, तो एक दिन क्या होगा ना, थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा सा चेंज आया ना, बाकी सब तो सेम है, आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे, आप इस चीज़ को ईजिली अडॉप्ट कर लोगे और बढ़िया से क्या करोगे ना, कंपनी को रन करोगे। तो आपका कह सकते हो कि पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ कंपनी का भी ग्रोथ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ क्या हो जाएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। चलो, तो कहने का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि फ्योल ने 2-3 बातें बताई जो हम लोगों ने आज कवर किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो आज कवर किए वो ये हैं, देखिए आप। चलो, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क को कवर किया, फिर अथॉरिटी को कवर किया, फिर हम लोगों ने डिसिप्लिन को कवर किया। ऐसे करके धीरे धीरे करके सारी बातों को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप बस देखते रहें, पढ़ते रहें, थोड़ा सा कॉपरेट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी रहेगा, आपके लिए भी रहेगा। आप कोऑपरेट करेंगे तो हम कंटेंट आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंसेप्ट देंगे आपको समझाने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुक की लाइनें आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। अगर आपने किसी पॉइंट को अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से समझा है, तो केस स्टडी सॉल्व करने में आपको कभी दिक्कत